नमस्कार, खरी खरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल। इंडिया गठबंधन के चक्रव्यूह में बीजेपी बुरी तरीके से फंस गई है। किस तरीके से बीजेपी बिहार में एक बड़ा दांव चलने की कोशिश में थी, बड़ा खेल करने की कोशिश में थी, लेकिन वो दांव बीजेपी पर उल्टा पड़ गया है और उलट इंडिया गठबंधन ने जो दांव चला है अब उससे पूरी तरीके से बीजेपी धराशायी नजर आ रही है। दरअसल बिहार में बड़ा खेल हुआ है, एक तरफ खबरें चलाकर और किस तरीके से बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए मीडिया ये दिखाने की कोशिश में था कि नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं और एनडीए को मजबूती मिलेगी। लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से आने वाले दिनों में एनडीए जो है वो कमजोर होने जा रहा है और इंडिया गठबंधन और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही नीतीश कुमार को लेकर जो तमाम खबरें चल रही थी, अब उनमें एक जो खबर सामने आई और बताया यह जा रहा है कि नीतीश कुमार संयोजक बनने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन के। अब जब यह खबर आई तो किस तरीके से बीजेपी के पसीने छूटने लगे हैं। आखिर क्यों बीजेपी घबराई हुई है? बीजेपी के लिए नीतीश कुमार का संयोजक बनना इंडिया गठबंधन का ये बुरी खबर उनके लिए क्यों है? क्यों अब बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरीके से नीतीश कुमार को अपने पाले में लाया जा सके, लेकिन अब बात बिगड़ चुकी है और बात अब दूर पहुंच चुकी है और जहां पर कांग्रेस जो है वो नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के लिए जुट गई है। और अगर नीतीश कुमार संयोजक बनते हैं तो किस तरीके से जो बाकी दल हैं, जो 26 दल जो हैं इंडिया गठबंधन में, उनके अलावा जो कहीं ना कहीं बीजेपी के कभी सहयोगी रहे हैं और बीजेपी के अभी भी करीबी हैं, वो किस तरीके से नीतीश कुमार के साथ मिलकर एक बड़ा खेल रच सकते हैं और बड़ा खेल जो है वो करने की तैयारी में भी बैठे हुए हैं। दरअसल नीतीश कुमार की अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन जिस तरीके से मजबूती के साथ आया और आज बीजेपी जिससे घबराई हुई है, इसमें सबसे बड़ा योगदान नीतीश कुमार का रहा है। कांग्रेस के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने जो तमाम दल हैं उनको एकजुट किया, 26 दलों का इंडिया गठबंधन बना और अब 2024 में बीजेपी को मात देने की पूरी तैयारी जो है वो चल रही है। और इसी तैयारी में एक और तगड़ा झटका बीजेपी को लगा है। क्या है झटका और किस तरीके से संयोजक बनकर नीतीश कुमार बढ़ाने जा रहे हैं बीजेपी की मुश्किलें, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन के चक्रव्यूह में बीजेपी बुरी तरीके से फंस गई है। इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है अमलेंदु उपाध्याय जी। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हमसे जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी। अमलेंदु जी, किस तरीके से हम देख रहे हैं नीतीश कुमार जो है वो संयोजक बनने जा रहे हैं, कांग्रेस एक बड़ी रणनीति के तहत जो है एक बड़ा कदम जो है उठा रही है और बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर देखें तो बहुत बड़ा योगदान रहा इंडिया गठबंधन को बनाने में नीतीश कुमार का। और अब अगर वो संयोजक बन जाते हैं तो किस तरीके से पूरे पॉलिटिक्स को वो साधने की कोशिश करेंगे, जो अभी भी दल इंडिया गठबंधन में नहीं है उनको भी वो साथ ला सकते हैं। तमाम दलों के साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं और उसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिलेगा और उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। अमलेंदु जी देखिए आंचल जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है ये शायद पहले ही तय कर चुकी थी और इसीलिए इंडिया गठबंधन जो बना तो उसकी तरह से कहा जाए कि पूर्व पीठिका जो है वो नीतीश कुमार और सोनिया गांधी ने मिलकर के लिखी थी, इसकी जो उस पर तैयारी थी पूरी। और नीतीश कुमार से सोनिया गांधी की मुलाकात के बाद ही जो है इसके सब पे बातचीत होना शुरू हुआ कि किस तरीके से सारे दलों को एकजुट किया जाएगा। और पटना की जो पहली बैठक हुई इंडिया गठबंधन की, जिसमें नाम तय नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ जब सब लोग मिले तो उस पर जो थे काफ़ी कुछ होमवर्क जो थे वो नीतीश कुमार कर चुके थे, तभी वो जो थी पहली बैठक हुई। यानी नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ऐसे लोगों से भी बातचीत की जो कांग्रेस के साथ उस समय आने को तैयार नहीं थे, जिसमें आप केजरीवाल का भी नाम ले सकती हैं, इसमें आप ममता बनर्जी का भी नाम ले सकती हैं। ये लोग जो थे वो कांग्रेस के साथ उस समय आने को तैयार नहीं थे। आज परिस्थितियाँ दूसरी हैं, आज वो साथ में है और क्यों साथ में है तो उसमें नीतीश कुमार की एक बहुत बड़ी भूमिका है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है जी। तो दूसरी बात यह है कि जो देश चूंकि बहुत बड़ा है तो इसलिए हिंदी पट्टी के जो राज्य हैं उनमें भी एक समन्वय की स्थिति हो, तो वहाँ जो चीज़ें हैं चूंकि असली लड़ाई हिंदी पट्टी में ही होनी है, तो हिंदी पट्टी में लड़ाई हो तो उस लड़ाई का जो है किस तरीके से संयोजन हो, तो इसके लिए भी नीतीश कुमार एक बेहतरीन चेहरा जो है वो इंडिया गठबंधन के पास है। क्योंकि इंडिया जो नीतीश कुमार जिस जनता परिवार से आते हैं वो जनता परिवार कई टुकड़ों में बटा हुआ है और कई राज्यों में उनकी अलग अलग उपस्थिति है। इनमें से बहुत से राज्य ऐसे हैं जहाँ इंडिया गठबंधन में जनता परिवार के घटक दल जो है वो शामिल नहीं है, जिसमें आप नाम ले सकती हैं इनेलो का, हरियाणा में जो इनेलो है वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है। लेकिन आपको याद होगा कि पिछले जो इनेलो का जो कार्यक्रम हुआ था
उसमें जदयू की तरफ से केसी त्यागी वहाँ जाकर के शामिल हुए थे और ये बात चली थी कि इनेलो को जो है वो इंडिया गठबंधन में लाया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस की जो स्थानीय इकाई है और खासतौर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्होंने उसका विरोध किया था, लेकिन वो स्थानीय इकाई विरोध करती रहती हैं। स्थानीय इकाइयों ने कांग्रेस की भी जो है वो पंजाब की, दिल्ली की ने आम आदमी पार्टी के साथ समझौते का विरोध किया है। तो वो क्षेत्रीय राजनीति, अपनी राज्यों की राजनीति अलग है, लेकिन कुल मिलाकर जो बड़ी राजनीति है, जो देश की राजनीति है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को परास्त किया जाना है, ये जो राजनीति है इसमें तमाम दलों को अपने निजी स्वार्थ और निजी हित भुला करके एकजुट करना है। तो इस काम के लिए नीतीश कुमार लगे हुए थे। मुझे लगता है कि इसके पीछे सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का निश्चित तौर पर उनको समर्थन हासिल है। तो अब जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार को जो है वो इंडिया का संयोजक बनाया जा सकता है या उत्तर भारत के लिए संयोजक बनाया जा सकता है, जो भी है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मूव होगा अगर इस तरीके से होता है, क्योंकि नीतीश कुमार की तमाम दलों के अंदर स्वीकार्यता है और ऐसे दलों से भी उनके संबंध है जो या तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और वो इधर आ सकते हैं, या ऐसे दल जो अभी कहीं नहीं है, नो मैंस लैंड में है, लेकिन वो इंडिया गठबंधन के साथ आ सकते हैं। इसमें आप उड़ीसा का बीजू जनता दल को भी ले सकती हैं, आप इसमें जगनमोहन रेड्डी को भी ले सकती हैं, कि जो इंडिया गठबंधन के साथ भी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी नहीं है, लेकिन अगर नीतीश कुमार कुछ पहल करते हैं तो भले ही चुनाव में ना सी, चुनाव के बाद भी ये लोग जो है वो इंडिया के साथ शामिल हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन जो है वो एक लंबा रोड मैप लेकर के चल रहा है, एक लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा है और एक लंबा लक्ष्य लेकर के चल रहा है। उसमें नीतीश कुमार की भूमिका बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है और इसके पीछे निश्चित तौर पर उनको कांग्रेस का समर्थन हासिल है, ऐसा समझा जा सकता है। अचल जी। जी अमरेंद्र जी, और कौन कौन से दल हैं जो इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं अगर नीतीश कुमार संयोजक बनते हो, और किस तरीके से बीजेपी को परास्त किया जाएगा? जिस तरीके से कांग्रेस रणनीति के तहत काम कर रही है, आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा और कौन कौन से दल शामिल होंगे, इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है सीट शेयरिंग को लेकर। लगातार इस पर सबकी निगाहें बनी हुई थी, क्योंकि सबको ये उम्मीद थी कि 31 दिसंबर तक जो है वो टाइम दिया गया है और इस पर विचार विमर्श होगा। तो क्या कुछ हो रहा है सीट शेयरिंग को लेकर, किस तरीके से फॉर्मूला तय किया गया है, किन राज्यों में क्या कुछ होगा, इसको लेकर एक बड़ा सवाल था और इस सवाल का जवाब जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ से आने की जो है वो देरी है। लेकिन लगातार जो नेता हैं अब वो इस पर बातचीत कर रहे हैं कि क्या कुछ बातचीत हुई है सीट शेयरिंग को लेकर और किन राज्यों में किस तरीके से बातचीत चल रही है। इस पर मीडिया जो है जो बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाता है, वो मीडिया ये कह रहा है कि कंफ्यूजन बहुत है। लेकिन इस कंफ्यूजन को लेकर जो उनके तरफ से एजेंडा कहा जा रहा है, और कंफ्यूजन जैसा शब्द जो उनके तरफ से एजेंडा, बीजेपी के एजेंडे को बढ़ाते हुए कंफ्यूजन जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक तरीके से इंडिया गठबंधन को कमजोर दिखाने की जो कोशिश की जा रही है। अब इस पर बड़ा बयान आया है एनसीपी नेता सुप्रिया सुले का। सुप्रिया सुले ने क्या कुछ कहा और किस तरीके से यह बताया कि सीट शेयरिंग पर क्या बात चल रही है और क्या कुछ बात हुई है, हमारे अंदर जो बातचीत हुई है, भले हम सार्वजनिक ना करें लेकिन हमारी बातचीत हो चुकी है। क्या कुछ कहा है सुप्रिया सुले ने, सुनिए आप। एक तो कंफ्यूजन शायद आपको लग रहा हो, हमें इंटरनली कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक 15 दिन पहले दिल्ली में माननीय सोनिया जी, माननीय उद्धव जी और आदरणीय पवार साहब की एक मीटिंग हुई थी। उसमें सीट शेयरिंग की बहुत सारी बातें साफ हुई थी, फॉर्मूला का भी निर्णय लिया था और सिर्फ ऑफिशियल आप तक पहुंचाया नहीं गया। तो आपने सुना सुप्रिया सुले को, किस तरीके से वो ये कह रही है कि हमारी बैठक हो चुकी है, हमारे जो शीर्ष नेता हैं वो बातचीत कर चुके हैं, भले हमने आपको वो सारी जानकारी ना दी हो लेकिन हमारे अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। दीपक जी, ये एक बड़ा बयान जो है सुप्रिया सुले की तरफ से आ रहा है, क्योंकि मीडिया लगातार ये बता रहा है कि बहुत बड़ा कंफ्यूजन है सीट शेयरिंग को लेकर। जी देखिए, सीट शेयरिंग एक ऐसा मसला है कि जिसके बारे में कोई भी सहयोगी गठबंधन का कोई भी नेता ऐसे अपने ओर से कोई किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं कर सकता, चाहे मीडिया के सामने हो या किसी भी। आखिरकार ये सारा कुछ जो तय होना है संभवतः 4 तारीख को, जैसा कि जयराम रमेश ने, कांग्रेस के जो मुख्य हैं वहाँ उनके प्रचार के जो मुखिया हैं उस विभाग के, उन्होंने कहा था कि 4 तारीख को हो जाएगा। देखिए एक दो बातें बड़ी स्पष्ट है कि सीट शेयरिंग जो है इसको कोई भी अपने अहम का मुद्दा इसलिए नहीं बनाएगा कि सभी गठबंधन के सभी सहयोगी दल जानते हैं कि पूरा का पूरा इस समय जो देश है और लोकतंत्र है वो बहुत ही क्रूशियल फेज में पहुंच गया है, बहुत ही नाजुक स्थिति में है। और यहाँ पर अगर 2-4 सीटों के लिए ऊपर नीचे कम ज्यादा मिलने से अगर कोई भी नाराज होता है या किसी प्रकार का नुकसान होता है तो सबको बहुत महंगा पड़ सकता है। इसलिए लगता है कि सभी जो दल हैं और दल के जो नेता है, ये मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आगे जाकर जो है इसमें एडजस्ट करेंगे। एक मानसिकता जो है सबके सामने बड़ी स्पष्ट है कि हमें कुछ ना कुछ देना भी पड़ेगा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो अलग अलग ऐसे दल हो जिनका एक
किसी भी राज्य में चाहे एक छत्र राज्य हो, जैसे हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो गठबंधन के हिसाब से तो वहां पर जो बोलबाला है, जो सबसे बड़ी पार्टी है वो ममता दी की जो है वो तृणमूल कांग्रेस है। तो ऐसा नहीं होगा कि टीएमसी कहे कि नहीं सारी सीटों पे हम ही लड़ेंगे और हम आपको कुछ भी एक भी जो है वो नहीं दे सकते सीट, ऐसा होगा नहीं। ऐसे ही आप जाइए, अगर हम इसकी बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस के पास केवल एक ही सीट है लोकसभा की, सोनिया गांधी की। तो इसका मतलब क्या, केवल एक ही सीट पर वहां पे कांग्रेस लड़ने जा रही है? तो ऐसा होगा नहीं। अखिलेश यादव को भी पता है कि हमें कुछ सीटें उन्हें ज्यादा देनी पड़ेगी। आखिरकार जो है, चाहे संयोजक कोई भी बने, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि इसका नेतृत्व जो है वो कांग्रेस ही करेगी। चाहे उसका कारण यह है कि एक तो पूरे के पूरे देश में अगर किसी की उपस्थिति है, किसी का दबदबा है आप कह सकते हैं, तो वो कांग्रेस का ही है। तो पहली बात तो स्पष्ट है कि आपको कांग्रेस के लिए भी सीट छोड़नी पड़ेगी और कांग्रेस भी ये जानती है कि हमें भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, बड़े भाई की भूमिका हमें निभानी पड़ेगी। तो सीट शेयरिंग को लेकर हो सकता है 2-4 सीटों में कह सकते हैं कि भाई नहीं इसे नहीं, इन्हें दिया जाए। तो ये तो बहुत स्वाभाविक है, जहां 28 दल मिल के पूरे देश की 543 सीटों को बांटने जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि बहुत ही, ये कोई भारतीय जनता पार्टी जैसा नहीं है, किसी को कह दिया वहां पर एक अपना नाम वापस ले लेगा और दूसरा खड़ा हो जाएगा, या दूसरे ने अपना नाम वापस ले लिया तीसरा खड़ा हो जाएगा। यहाँ तो 28 दलों को संभालना जो है अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन इस समय आप देखिए जिस प्रकार से सबसे पहली बात हमें यह गौर करना पड़ेगा कि जब से 28 दलों ने इस गठबंधन को बनाया है, उसके बाद एक भी दल छोड़कर नहीं गया है। किसी ने भी ये नहीं कहा है कि हम इस गठबंधन के साथ नहीं रहने जा रहे हैं। अब दूसरी बात देखिए कि एक माइंड गेम है जो भारतीय जनता पार्टी उनका जो अपना दरबारी मीडिया है, उनके किराए के जो मीडिया में लोग हैं वो इस बातों को फैला रहे हैं। जैसे बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने कह दिया है कि वहां पर वो सबसे बड़ी पार्टी है, किसी और को सभी सीटों पर लड़ेंगी, या उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि अखिलेश का ही चलेगा। ये बात जरूर है कि जिस राज्य के अंदर जो भी दल होगा और जिसका सबसे ज्यादा सीटें होंगी उसकी निश्चित रूप से सुनी जाएगी, उसकी मानी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक तरफा निर्णय नहीं लिया जाएगा। तो अगर सुप्रिया सुले जो है वहां पर इस तरीके की बात करें कि हमारी बात हो गई, तो उसका मतलब यह है कि एक तरह की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। टेबल पर बैठकर उस बात को अभी सॉर्ट आउट नहीं किया गया है कि 543 में सारी सीटें किस सीट पे कौन लड़ेगा, ये नहीं तय हुआ है। लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, एक समझौता इस तरीके से हो चुका है कि इस पे बारे में 4 तारीख को बैठ के करेंगे। दूसरी बात जो है, अगर हम इसकी बात करें नीतीश कुमार की, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो संयोजक बनने जा रहे हैं, देखिए वो बिल्कुल एक उपयुक्त चेहरा होंगे संयोजक बनने के लिए। संयोजक बनने के लिए देखिए 2 चीजें चाहिए होती है। सिद्धांतों में वो कड़ा हो, लेकिन व्यवहार में वो लचीला होना चाहिए। उसे थोड़ा बहुत झुकना भी आना चाहिए। वो उसे अगर कोई नाराज है तो उसको मनाना भी आना चाहिए। उसके संबंध सबसे बहुत अच्छे होने चाहिए। जैसे हम 2 लोगों की बात करें, एक जॉर्ज फर्नांडिस थे। जॉर्ज फर्नांडिस भी समाजवादी खेमे के थे, बड़े कट्टर समाजवादी थे। लेकिन जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी के समय एक तरह से उन्होंने संयोजक की जब भूमिका निभाई, तो उन्होंने हर तरह के लोगों के साथ डील किया। और जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को कोई भी तकलीफ आती थी, संकट आता था, तो जॉर्ज फर्नांडिस जो है उससे बाकायदे पहल करते थे और उसको सॉर्ट आउट करते थे। दूसरा आप देखिए प्रमोद महाजन भी एक ऐसे संयोग के रहे कि उन्होंने सभी लोगों के साथ डील किया। एकदम धूर विरोधी किस्म के जो लोग थे, ममता बनर्जी के साथ, जया के साथ, हर तरह के लोगों के साथ डील किया। तो जो व्यवहार में लचीला होगा, लेकिन सिद्धांतों में उसे बहुत ही स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। तीसरी बात, आखिरी मुद्दे को मैं ध्यान खींच के उसके बाद में अपनी बात को खत्म करता हूं। नीतीश कुमार की विशेषता यह है, बहुत सारे राज्यों में ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी न किसी ने परास्त किया है। चाहे आप पश्चिम बंगाल लीजिए, ममता बनर्जी ने किया है, यहाँ पर और अलग अलग राज्य हैं। लेकिन असली बात यह है कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को उसके ही तरीके से जवाब देकर उसको सत्ता से बाहर निकाल किया था। और जिसको हम चाणक्यगिरी कहते हैं, वो चाणक्यगिरी जिसके नाम से कहा जाता है कि अमित शाह या केवल भारतीय जनता पार्टी का कॉपीराइट है, तो नीतीश कुमार ने बताया कि वो भी कोई कम चाणक्य नहीं है। उन्होंने रातों रात जो है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करके तेजस्वी यादव से हाथ मिला लिया और अपनी सरकार बना के ली। और आज भी बीजेपी जो है सिर पटक के रह गई, लेकिन नीतीश कुमार को जो है किसी तरीके से वहां से सत्ता से नहीं हटा पा रही है। तो ये चतुराई, ये रणनीतिक कुशलता जिसमें होगी, वो भी एक संयोजक बनने के लायक होगा।
हालांकि मेरा अपना मानना है कि केवल एक संयोजक से काम नहीं चलेगा, हो सकता है इन्हें दक्षिण भारत का काम देखने के लिए भी किसी को रखना पड़े, लेकिन संयोजक हुआ, प्रधानमंत्री का पद हुआ, ये कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे 28 दल ये जानते हैं कि हम अगर इस समय लड़ते रहे तो हम भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में काम करेंगे अप्रत्यक्ष रूप से, और उसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है, अगर हमने उनको संयुक्त प्रतिरोध नहीं दिया और भारतीय जनता पार्टी जीतती है, तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे 2024 के बाद। इसलिए जुटे हुए हैं। संयोजक नीतीश कुमार एक आदर्श नाम है, अच्छा नाम है, अपने कामों को आगे बढ़ा सकते हैं, गठबंधन को मजबूत कर सकते हैं। हालांकि जो कुछ भी डिक्लेयर होगा वो शायद 4 तारीख को होगा, लेकिन अगर ये नाम चल रहा है तो ये एक स्वाभाविक भी है, क्योंकि नीतीश कुमार ने, जैसा कि अमलेंदु जी ने बताया, हम सब लोग जानते हैं, ये एक तरह से तो ये आइडिया खत्म हो चुका था। ऐसा लग रहा है कि 2024 का चुनाव भी जो है हर कोई अलग अलग लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सहूलियत के साथ, बहुत ही जिसको कहते हैं कि एक तरह से वॉकओवर मिल जाएगा 2024 का चुनाव भी, 2019 से 2014 जैसा। लेकिन नीतीश कुमार ने वहां पर एक तरह से अपने प्रयासों को फिर से जिंदा किया, लोगों को इकट्ठा किया, जो नाराज थे उनको भी साथ लाया, और जो 28 दल आज जो इकट्ठे हैं, इसमें राहुल गांधी का तो अपना है ही, क्योंकि राहुल गांधी ने अपनी ताकत को दिखाया, लेकिन नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार की बहुत बड़ी भूमिका है, इसको समझने की जरूरत है। तो नीतीश कुमार ही एक नैसर्गिक रूप से, स्वाभाविक रूप से संयोजक पद के लिए सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार हैं, और अगर ऐसा होता है तो गठबंधन के हित में होगा। आंचल जी। जी दीपक जी, और बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। नीतीश कुमार, आप देखिए किस तरीके से सबसे कम विधायक होने के बाद भी अगर हम देखें तो जो भी गठबंधन उनके एनडीए के साथ रहा, या फिर अभी जो भी सरकार जो चल रही है बिहार में, वहां पर मुख्यमंत्री वो बने रहे। तो ये नीतीश कुमार की एक बड़ी रणनीति ही है कि बीजेपी 2000 में भी किस तरीके से उनके पास बीजेपी से आधे विधायक होते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर देखा जाए तो उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और इससे पहले जो बिहार में सरकार चल रही थी नीतीश कुमार की, जो बीजेपी के साथ एनडीए की सरकार चल रही थी, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के पास विधायक बल जो है वो कहीं ज्यादा थे, लेकिन उसके बाद भी मुख्यमंत्री जो बनाया गया वो नीतीश कुमार को ही बनाया गया। तो नीतीश कुमार का ये जादू है जिसके आगे बीजेपी जैसे बड़े बड़े दल जो है वो नतमस्तक होते हैं, और इसी बात का डर जो है बीजेपी को लोकसभा चुनाव में लग रहा है। इसीलिए नीतीश कुमार को लेकर तमाम खबरें फैलाई गई और तमाम एजेंडा जो है वो चलाया गया, लेकिन अब बीजेपी का वो एजेंडा धरा का धरा रह गया है। नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की खबरें चल रही हैं, और हमने आपको बताया कि कौन कौन से दल हैं अगर नीतीश कुमार संयोजक बनते हैं तो आ सकते हैं इंडिया गठबंधन में, और किस तरीके से उन दलों के साथ नीतीश कुमार के अच्छे संबंध रहे हैं। अब अगर बात की जाए बीजेडी की, तो जिस तरीके से उड़ीसा में अमलेंदु जी ने इस पर ये कहा था कि अच्छे संबंध उनके रहे हैं नवीन पटनायक के साथ, और उनकी बैठक भी हुई थी। हालांकि बताया जा रहा है कि चुनाव तक कुछ भी इस पर स्थिति साफ नजर नहीं आएगी, लेकिन हाँ, अगर जरूरत पड़ी और चुनाव के बाद नवीन पटनायक जो है नीतीश कुमार के साथ आकर इंडिया गठबंधन को और भी एक आगे अगर जरूरत पड़ी तो मजबूती के साथ वो बीजेपी को कहीं ना कहीं एक बड़ा तगड़ा झटका जो है वो दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम टीडीपी की बात करें, तेलुगु देशम पार्टी की, हालांकि बातचीत कांग्रेस की भी चल रही है, लेकिन नीतीश कुमार के उनसे भी अच्छे रिश्ते हैं। अकाली दल की अगर हम बात करें तो अकाली दल से भी बहुत अच्छे रिश्ते नीतीश कुमार के हैं, और बीआरएस की अगर हम बात करें तो केसीआर और नीतीश कुमार को लेकर भी ये कहा जाता है कि अच्छे संबंध हैं, और इसका फायदा जो है इंडिया गठबंधन को मिल सकता है, वो भी इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं। हालांकि तेलंगाना में अगर देखा जाए तो वहां पर कांग्रेस विरोधी पार्टी है। अमलेंदु जी, आपने ये कहा था कि जो क्षेत्रीय राजनीति होती है वो अलग होती है, लेकिन जो एक लोकसभा के चुनाव के लिए जो रणनीति तय की जाती है, जो शीर्ष नेतृत्व इस पर फैसला लेता है, वो थोड़ा अलग रहता है। तो यहाँ पर स्थिति जो है वो बन सकती है, बीआरएस भी जो है वो शामिल हो सकता है इंडिया गठबंधन में। और इसके साथ ही आपने अभय चौटाला की जो पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल, उसकी भी आपने चर्चा की थी। तो ये सारी पार्टियां जो है वो इंडिया गठबंधन में आ सकती हैं, और किस तरीके से एक और बड़ा झटका जो है वो बीजेपी को लग सकता है। देखिए, इंडिया गठबंधन में आ सकती हैं, नहीं आएंगी तो वो अब बात की चीज़ है, लेकिन नीतीश कुमार उनसे लगातार संपर्क में है, उनसे लगातार संवाद कर रहे हैं। चुनाव के बाद भी अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि कोई दल तोड़ के लाने हो, इधर लेके आना हो, तो नीतीश कुमार उसमें एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, या कुछ दलों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने से रोकना हो तो ये काम भी नीतीश कुमार कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार की भूमिका सिर्फ इंडिया गठबंधन बनाने में ही नहीं, बल्कि चुनाव के बाद भी उनकी भूमिका जो है वो किसी भी तरीके से कम होने वाली नहीं है। एक तरह से कहा जाए वो संकट मोचक की स्थिति जो होती है उस स्थिति में नीतीश कुमार रहेंगे।
प्रधानमंत्री पद के दावेदार कोई नहीं है और कोई होगा भी नहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से, जो अब तक तय है और जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली की बैठक के बाद जो था स्पष्ट कर दिया था कि कोई भी प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं होगा। और सारे लोग इस बात पे एग्री है कि कोई भी प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं होगा। लेकिन संयोजक की भूमिका एक अलग होती है। जैसे दीपक जी ने बताया कि भाई जब एनडीए था तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, लेकिन संयोजक जो थे वो जॉर्ज फर्नांडीज थे। उसके बाद फिर जो थे वो शरद यादव उसके संयोजक हो गए थे एनडीए के। तो संयोजक की भूमिका क्या होती है कि अलग तरीके की होती है। आपको याद होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो ममता बनर्जी भी उसमें शामिल थी, जयललिता भी उसमें शामिल थी और मायावती जी भी उस समय शामिल थी। तो जॉर्ज फर्नांडीज जो थे वो चेन्नई, कोलकाता और लखनऊ के बीच ही थे, वो घूमते रहते थे इन तीन देवियों को मनाने के लिए कि गठबंधन टूटने ना पाए, गठबंधन की बातें जो सब होती रहें और किस तरीके से सरकार के साथ जो है वो इन पार्टियों का समन्वय बना रहे। तो यानी नीतीश कुमार की भूमिका अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है 2024 में, उसके बाद भी एक बड़ी भूमिका रहने वाली है कि किस तरीके से दलों के बीच में आपसी समन्वय रहे। चूंकि 28 दल है, जाहिर सी बात है कि छोटी मोटी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि तमाम राज्यों में तमाम गठबंधन के दलों के बीच में आपसी संघर्ष भी है और रहेंगे। मतलब विधानसभा का चुनाव अगर आप चाहें कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में मिलकर लड़ ले या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पंजाब में मिलकर लड़े, कोई किसी भी हाल में संभव नहीं है। इसी तरीके से अगर आप चाहें कि बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट के साथ ममता बनर्जी मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़े, संभव ही नहीं है। केरल में भी अगर आप चाहें कि वो मिलकर के चुनाव लड़े माकपा और कांग्रेस, वो संभव ही नहीं है। तो बहुत सी राज्यों में ऐसा है कि जहां स्थानीय जो राजनीति है, मतलब क्षेत्रीय राजनीति जो है, विधानसभा की जो राजनीति है, उसमें बहुत से दल एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते, एक दूसरे के खिलाफ रहेंगे। इसी तरीके से जैसे आपने बीआरएस का नाम लिया, हो सकता है कल को बीआरएस भी इंडिया गठबंधन में आ जाए, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है वो भी आ जाए। हो सकता है अगर वो मायावती भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। वो बातें उनके लोग कुछ भी कर रहे हो, शर्तें लगा रहे हो, इफ्वट कुछ भी कर रहे हो, तो यानी कि अगर इफ्वट लगाने की शुरुआत हो चुकी है मायावती की तरफ से भी, उनके लोगों की तरफ से भी, कि ऐसा कर दिया जाए तो हम शामिल हो जाएंगे, वैसा कर दिया तो हम शामिल हो जाएंगे, इसका मतलब कि अंदर उनके यहाँ भी कुछ ना कुछ वो चल रहा है कि इंडिया में शामिल हुआ जाए। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा व्यापक परिदृश्य जो है भारतीय राजनीति का एक तरीके से कहा जाए वो बनने जा रहा है 2024 के शुरुआत में ही। और जिस तरीके से सुप्रिया सुले ने कहा पत्रकारों से बातचीत करते हुए संवाददाता सम्मेलन में कि भाई हमारी अंदर बातें हो चुकी, उन्होंने बताया कि 15 दिन पहले बात हो चुकी है उद्धव ठाकरे और शरद पवार और सोनिया गांधी की मिलकर के। तो यानी कि सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि इंडिया गठबंधन जो भी चीजें तय कर रहा है वो इस मीडिया को बाहर आके मालूम नहीं पड़ रही है। मालूम तब पड़ती है जब कोई आकर के बाहर घोषणा करता है गठबंधन का नेता की ये घोषणा हो गई है। इसी तरीके से मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के नाम की घोषणा की भी जब किसी को कोई जानकारी नहीं है, जब होगी घोषणा तो कोई अंदर से आकर के घोषणा करेगा कि ये बैठक हुई, उसमें ये तय किया गया है कि वो नीतीश कुमार जो है संयोजक होंगे या कौन कौन संयोजक होंगे या संयोजक मंडल होगा, जो भी होगा, मतलब 2-3 लोग भी हो सकते हैं संयोजक बने, संयोजक मंडल बने पूरा, ये भी जो है वो चीज़ें एक तरीके से हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि नीतीश कुमार एक बड़ी भूमिका इस गठबंधन में निभा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दलों को एकजुट करने के लिए भी, दूसरा जो मुद्दों के तौर पे है उसमें भी जो है नीतीश कुमार एक पहल ले रहे हैं। राहुल गांधी का जो जातिगत जनगणना का नारा है उसको अगर जमीन पे इम्प्लीमेंट करने की बात है तो नीतीश कुमार ने उसको एक तरीके से इम्प्लीमेंट बिहार में कर दिया आरजेडी के साथ मिलकर के। जातिगत जनगणना के सवाल को, यानी वहाँ जातिगत सर्वे हुआ है, वो जनगणना नहीं है टेक्निकली, लेकिन वो चीज़ें आ चुकी हैं सामने और ये लोगों को भी संदेश गया कि अगर इंडिया गठबंधन आएगा तो ये चीज़ लागू हो सकती है। तो एक जो बड़ा मसला इस लोकसभा चुनाव में बनने जा रहा है। तो ये मिलाकर के दूसरा जो नीतीश कुमार ने नारा दिया था, अभी देखिए किसी भी दूसरे दल ने अभी तक भाजपा मुक्त भारत की बात नहीं की, लेकिन भाजपा मुक्त भारत की बात नीतीश कुमार ने ही शुरू की कि भाजपा मुक्त भारत जो है वो बनाया जाना है। उन्होंने कहा कि अगर सब मिलकर लड़े तो 100 के नीचे भारतीय जनता पार्टी को समेट देंगे। तो निश्चित तौर पे अगर सब मिलकर के एकजुट होकर के लड़ते हैं और मजबूती के साथ लड़ते हैं, और इसमें आप ईवीएम का सवाल एक तरफ किनारे कर दीजिए, वो कितना सच है कितना गलत है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं ईवीएम की, लेकिन हम सिर्फ राजनीतिक समीकरणों की बात कर रहे हैं। तो अगर उन राजनीतिक समीकरणों के तहत इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के चुनाव में जाता है, एक के सामने एक की बातें होती हैं, मिलकर के चुनाव लड़ते हैं, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा सेटबैक होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट किसी भी हाल में नहीं हो पाएगी। इंडिया गठबंधन जो है सरकार बनाने की स्थिति में होगा, ये आप बात समझ सकती हैं। जो समीकरण है उनके हिसाब से अभी भी जो समीकरण है इंडिया गठबंधन के, जबकि अभी सब मिलकर नहीं लड़ते, अलग अलग है। तो आप 2019 के कोई अगर पैमाना मान लें, हालांकि 2019 को पैमाना नहीं माना जा सकता क्योंकि परिस्थितियाँ अलग थी, विपक्ष मिलकर भी नहीं लड़ा था, इंडिया गठबंधन भी नहीं था, तब भी अगर उसको भी आप पैमाना मान लीजिए तब भी 60% से ज़्यादा वोट इस इंडिया गठबंधन के पास है आज।
तो 2024 में परिस्थितियां बिल्कुल निश्चित तौर पे दूसरी होंगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ईवीएम को आप किनारे भी रख दीजिए, मतलब उसकी आप बात मत कीजिए। तो जो समीकरण है उसके आधार पर इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से काफी ज्यादा आगे दिखाई पड़ रहा है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। नीतीश कुमार के खिलाफ जो लगातार 7-8 दिन तक जिस तरीके से खबरें प्लांट कराई गई, वो इसी एक रणनीति का हिस्सा था कि किसी भी तरीके से कंफ्यूजन को पैदा किया जाए, और किस तरीके से कंफ्यूजन पैदा करके जनता के बीच में भी और गठबंधन के दल जो है उनके बीच कुछ कंफ्यूजन पैदा किया जाए। लेकिन दलों के बीच तो कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं हुआ। जिस तरीके की सुप्रिया सुले कह रही है कि कंफ्यूजन यहाँ नहीं, कंफ्यूजन आपको है, यानी सब मिलकर कह रहे हैं कि कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी में और मीडिया में कंफ्यूजन है, उनके दिमाग में कंफ्यूजन है। इंडिया गठबंधन के बीच में किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये बात एकदम स्पष्ट होती जा रही है। आंचल जी जी अमलेंदु जी, दीपक जी, जिस तरीके से सुप्रिया सुले ने कंफ्यूजन की बात कही कि कंफ्यूजन जो है वो हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि लगातार पत्रकार जो हैं वो सवाल पूछ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में बहुत कंफ्यूजन चल रहा है, सीट शेयरिंग को लेकर तमाम जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, और जिस तरीके से बीजेपी का ही एजेंडा आगे बढ़ाया जा रहा है। दूसरी तरफ जो संयोजक बनाने की खबरें आ रही हैं, अब आपको लग रहा है, जो अमलेंदु जी ने भी कहा कि आने वाले दिनों में बीजेपी को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और जिस तरीके से मजबूती के साथ जो समीकरण बन रहे हैं, इसे देखते हुए ये लग रहा है कि 2024 में बीजेपी को बड़ी पटखनी जो है इंडिया गठबंधन देने जा रहा है। देखिए, पहली बात तो जो एक दो बातें दूसरी भी बातें कर दूं आपके सवाल से हटकर। एक ये जो कह रहे हैं कि कंफ्यूजन हमारे अंदर नहीं है, आपके अंदर है, तो आप ये जान लीजिए कि मीडिया के अंदर भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। सवाल पूछने वाले या इस तरीके की बातें करने वाले वो भी जानते हैं कि ऐसा गठबंधन के साथ कुछ नहीं है, लेकिन वो किसी निश्चित आदेश के तहत, एक एजेंडा के तहत जब काम करते हैं तो उनको बताया जाता है कि इस तरीके के आप सवाल पूछिए, ताकि जनता के बीच, गठबंधन के तमाम जो नेता हैं उनके बीच, या फिर अलग तरह की जो चीजें हैं, गठबंधन के अलग सहयोगी लोग हैं, कार्यकर्ता जो हैं, जनता के बीच कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो, तो आप ये मान लें कि क्लियरिटी है, बिल्कुल सभी स्तरों पे एकदम स्पष्टता है। कंफ्यूजन करने की कोशिश वैसे ही की जा रही है, जैसे आपको याद होगा जब दिल्ली इन लोग बैठक में आए थे तो कुछ कामों से जब नीतीश कुमार को जाना पड़ गया, लालू प्रसाद यादव को जाना पड़ गया, तो बात यह फैला दी गई कि नाराज होकर चले गए वो, जबकि उन लोगों ने स्पष्ट किया कि हम नाराज होकर नहीं आए, हमारे अपने एंगेजमेंट्स थे, काम थे, इसलिए आ गए हैं। दूसरी बात, संयोजक के रूप में चाहे आप नीतीश कुमार को रखें या न रखें, वो खुद रहें या न रहें, लेकिन संयोजक की भूमिका वो हमेशा निभाते रहेंगे, क्योंकि एक तरह से वो भी जानते हैं कि उन्हें जो कुछ करना है वो भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो करेंगे। और दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि ऐसा न मान के चला जाए कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जितने भी दल हैं वो सारे के सारे गठबंधन में एकत्र हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। उनकी अपनी स्थानीय जो आवश्यकताएं हैं, उनके कंपल्शंस हैं, उनके अपने मतदाताओं का मामला है, उनके क्षेत्र की जरूरतें हैं, उनकी अस्मिताएं हैं, इसको लेके हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सीधे सीधे आपके साथ न जुड़े। दो तरह की चीजें होती है, एक तो होता है गठबंधन के साथ सीधे सीधे जुड़ जाना, दूसरा होता है किसी भी पार्टी को अप्रत्यक्ष रूप से मदद करना। तो देखिए, उस मामले में भी नीतीश कुमार जो है, जिन नेताओं का हमने नाम लिया, चाहे बीजेडी हो या इनेलो हो या जगन मोहन रेड्डी हो, इन लोगों के साथ बहुत सारी इस तरीके की भी सीटें कर सकते हैं कि ये नेता सीधे सीधे गठबंधन में शामिल नहीं होंगे, लेकिन इस तरीके का अरेंजमेंट करेंगे, अपने राज्य में इस तरीके के उम्मीदवारों को उतारेंगे कि अप्रत्यक्ष रूप से गठबंधन जो है वो मजबूत हो। दूसरी बात, गठबंधन चुनाव के पहले भी होता है और चुनाव के बाद भी होता है। हो सकता है बहुत सारे जो गठबंधन में आना तो चाहते हो, लेकिन उन नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। तो जो दूसरा गठबंधन होगा, सरकार किसके साथ बनाई जाए, किन किन लोगों के साथ बनाई जाए, उस समय भी ऐसे संयोजकों की भूमिका जो बहुत महत्वपूर्ण होती है। और मैं आपको बताऊं कि चुनाव के पूर्व के गठबंधन से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है सरकार बनाने के लिए गठबंधन होना, क्योंकि गठबंधन आप चुनाव के पहले चाहे जितने कर लीजिए, अगर चुनाव जीतने के बाद अगर वो गठबंधन मजबूत नहीं है तो सरकार गिर जाएगी, सरकार चल नहीं सकेगी। और जनता जो है वो गठबंधन के रूप में सरकार चुन रही है, वो गठबंधन के रूप में केवल अलग अलग दलों को नहीं चुन रही है, वो चाहती है कि आप एक ऐसी सरकार बनाइए जो किसी भी बड़े बहुमत के साथ आई हुई सरकार जैसी मजबूत हो। वरना केवल गठबंधन को जिताना या अलग अलग उम्मीदवारों को जिताना मतदाताओं का उद्देश्य भी नहीं है, लक्ष्य भी नहीं है। वो तो एक सरकार बनाने के लिए गठबंधन के पास जा रहे हैं और अपने अपने लोगों को जिता रहे हैं। कोई समाजवादी पार्टी को वोट देगा, ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है वो किसी पार्टी का सदस्य होगा, लेकिन गठबंधन के चलते उसके इलाके में किसी दूसरी पार्टी को अरेंजमेंट के अंतर्गत उम्मीदवार बनाया जाता है तो वो उसको वोट देगा।
तो लक्ष्य जो है वो सरकार बनाना है, लक्ष्य गठबंधन बनाना नहीं। ये तो केवल एक तरह से कहिए कि आप आने जो रास्ता बनाया जा रहा है सरकार सत्ता तक पहुंचने का, तो इसलिए इन चीजों को भी बहुत महत्व से देखा जाना चाहिए। तो मुझे तीसरी बात, जो अंतिम बात, जो आपका मुख्य सवाल था कि 2024 में पटकनी दे सकते हैं कि नहीं, इसके ऊपर दो चीजों पे निर्भर करेगा। पहला रहेगा कि गठबंधन का हर सहयोगी उतने ही ईमानदारी से काम करे, ये नहीं कि उसके कोई उम्मीदवार बागी बनकर खड़े हो जाएं या कोई भी नेतृत्व इस तरीके का काम करे जो गठबंधन के खिलाफ जाए, कहीं पे जहां जिसको जो उम्मीदवार देना चाहिए था वो उम्मीदवार न दे, या किसी सहयोगी दल का उम्मीदवार आपके क्षेत्र से खड़ा है जहां पे आप चाहते थे कि आपकी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा हो, मान लीजिए कि अरेंजमेंट के तहत, एक गठबंधन के तहत उसे वो सीट नहीं मिलती है, तो भी उसको उसी शिद्दत के साथ, उसी ईमानदारी के साथ, कर्मठता के साथ और समर्पण भाव से करना होगा। और ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका उम्मीदवार जो है, गठबंधन का उम्मीदवार, अब आपको सबसे पहली बात के पार्टी के खांचों से हट के आपको काम करना पड़ेगा। मैं कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूँ, अलग अलग दल के जो कार्यकर्ता है, लेकिन चुनाव का संचालन तो वही लोग करेंगे जो मतलब जो कार्यकर्ता होते हैं। तो कार्यकर्ताओं को उससे उठकर सोचना पड़ेगा। नेता तो उससे उठ चुके हैं, इन्हें भी उठना पड़ेगा और मतदाताओं को भी सोचना पड़ेगा कि अगर आप चाहते हैं कि गठबंधन की सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रुखसत हो केंद्र से, तो आपको वो देखे बिना गठबंधन का सम्मान करना पड़ेगा और गठबंधन का एक ही चेहरा होना चाहिए। अगर 10 जगह बागी उम्मीदवार खड़े होंगे तो फिर दिक्कत होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके का माहौल बन रहा है, सारे लोग समझ रहे हैं कि 2024 का चुनाव जो है कितना महत्वपूर्ण हो गया है, तो बहुत क्रूशियल है लोकतंत्र के लिए, देश के लिए और अपने पार्टियों के अस्तित्व के लिए भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि गठबंधन जो है मजबूत स्थिति में आ रहा है। 4 तारीख को और पता चल जाएगा कि क्या होने जा रहा है। केवल संयोजक उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना सीट अरेंजमेंट है, और 4 तारीख को पता चलेगा कि ये सारे किस तरीके से मजबूती के साथ एक दूसरे का हाथ थामे हुए खड़े हैं। आंचल जी। जी दीपक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। अमलेंदु जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए, और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा किस तरीके से बिहार में जो राजनीति है लगातार बदल रही हो और पूरे देश की राजनीति जो है वो भी बदल रही है। किस तरीके से इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है, नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की खबरें लगातार चल रही है। हालांकि जो फैसला है वो इंडिया गठबंधन लेगा, कांग्रेस इस पर विचार कर रही है, वो रणनीति बना रही है, फैसला आ जाएगा। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरीके से बड़ा बयान सुप्रिया सुले ने दिया कि हमारी बातचीत हो गई है, कंफ्यूजन जो है वो मीडिया में है, कंफ्यूजन हमारे गठबंधन में नहीं है। इससे ये साफ पता चल रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है वो मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और वो अपनी बातों को उस मीडिया को नहीं बता रहा है, उससे शेयर नहीं कर रहा है जो बीजेपी के लिए एजेंडा चला रही है। और दूसरी तरफ जो है वो बीजेपी के अंदर किस प्रकार से खलबली मची हुई है, तमाम तरह की खबरें और नेता जो है वो बयानबाजी कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन को कमजोर दिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हर एक कदम जो है इंडिया गठबंधन के तरफ से उठाया जा रहा है गठबंधन को मजबूत करने के लिए, और सभी दल जो है वो बीजेपी को 2024 में पटखनी देने के लिए तैयार है। हालांकि नतीजे क्या आएंगे ये तो इस पर सबकी नजर बनी होगी, और वहीं सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ आधिकारिक तौर पर कहा जाता है इस पर भी हमारी निगाहें बनी हुई हैं। तो देखते रहिए डीवी लाइव। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इसी के साथ चाहती हूं इजाजत।